क्योंकि ये ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। जो एक पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ और दूसरा ये अब पुणे में हो रहा है। नागपुर में अधिवेशन करना बहुत आसान था, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में नागपुर हो या उत्तर भारत में आज भी लखनऊ या बाकी इस तरह की जो जगह है, वहाँ पे आज भी आंदोलन करना, संगठन को मजबूत करना, कार्यक्रम करना एक आसान बात है, आम बात है। लेकिन हमें पता था कि पुणे जो एक शहर है जहाँ पर लोग तो है, जहाँ पे लोग जय भीम तो कहते हैं लेकिन कोई आंदोलन नहीं है, और ऐसे शहर में कोई भी कॉन्फ्रेंस करना, किसी भी इस तरह के अम्बेडकराइट मूवमेंट का कोई कॉन्फ्रेंस करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ये जानते हुए भी कि पुणे में आइस्का का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन का एक कॉन्फ्रेंस करना बहुत मुश्किल होगा, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को साथ लाना, साथ ही साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ये मुश्किल काम होगा। लेकिन फिर भी हमने ये निर्णय लिया कि जहाँ पर मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मूवमेंट है वहाँ पे तो एक कॉल पे 500 लोग आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे मूवमेंट नहीं है वहाँ पे आइस्का ने काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइस्का से जुड़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट एक केवल एक नाम मात्र है, मूवमेंट जहाँ पर केवल एक बाबा साहब का नाम लेके 14 अप्रैल को नाच गाना करके और हो हल्ला करके ही मूवमेंट माना जाता है। पूना उसके लिए जाना जाता है। पूना, और मैं खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों का नाम ले सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना घुमा हूँ और जितना मैंने देखा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र मूवमेंट के हिसाब से ट्रेडिशनली वीक रहा हुआ है। बाबा साहब को साथ देने में भी, भला ही आज लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन बाबा साहब को साथ देने में भी वेस्टर्न महाराष्ट्र हमेशा 2 कदम पीछे रहा हुआ है। खास करके बाबा साहब को बंगाल से और महाराष्ट्र से, विदर्भ से, कानपुर जैसी जगह से एक बड़ा साथ मिला, पंजाब से साथ मिला, लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र में बाबा साहब को जो प्रतिसाद और साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और उसका आज भी हम लोग वो चित्र देखते हैं कि पुणे जैसे शहर में एक बड़ी तादाद शेड्यूल कास्ट की होने के बावजूद हम आज भी देखते हैं कि यहाँ पर उस तरह की मूवमेंट जमीनी तौर पे हमें नहीं नज़र आती है। मुझे अक्सर पुणे के अलग अलग लोगों का कॉल आता है, खास करके नौजवान स्टूडेंट का कॉल आता है जो यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पुणे में जिन लोगों को जानता हूँ उनसे दरख्वास्त करूँ कि आप इनकी मदद करें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अभी बाबा साहब का जैसे जयंती है तो जयंती के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर लेते लोग जो एक्टिविस्ट है, लेकिन एक हमारा बच्चा सुसाइडल हो जाएगा या किसी को कोई दुख दर्द है तो वहाँ पे पहुँच के उनको मदद करने के लिए हमारे 10 लोग भी तैयार नहीं हैं। यह हालत हमारे आज अमूमन बहुत सारे शहरों की है, हमारे बहुत सारे मूवमेंट की है। मैं ये बात इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये अधिवेशन इस दौर में हो रहा है जिस दौर में बाबा साहब का नाम हर पॉलिटिकल पार्टी, हर संगठन, हर समुदाय लेने के लिए तैयार है और ले भी रहा है, जिनके दिल में बड़ी दिक्कत होती है बाबा साहब का नाम लेने से भी। लेकिन आज चाहे सोशल मीडिया से हो या नेशनल मीडिया हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, पार्लियामेंट के भीतर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, आज बाबा साहब का हर जगह गुणगान हो रहा है, लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी तौर पे जब आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, आप अगर इस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलेंगे और आसपास के तमाम उन गाँवों में जाके देखोगे या झोपड़पट्टियों में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा चरमराता हुआ शेड्यूल कास्ट, गरीबी को झेलते हुए, अपमान को झेलते हुए, रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करता हुआ शेड्यूल कास्ट आपको नजर में आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक जगह पे आपको बाबा साहब का गुणगान दिख रहा है, एक व्यक्ति जिसका काम केवल झाड़ू मारना है
वो झाड़ू मारने के बाद थक जाता है और जब अपना फ़ोन देखता है तो उसको देख रहा है कि बाबा साहब की जयंती बन रही है। बहुत अच्छी बात है, मननी चाहिए। बाबा साहब का हर्षोल्लास हो रहा है, सब लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति का जब ठेकेदार उसको बोलता है कि मैं तेरे को जितना रुपया ये, यानी तेरे को अगर 10,000 रुपया देना है तेरे काम का, लेकिन मैं तेरे को 5 ही दूंगा, और वो व्यक्ति रोते हुए वो 5,000 रुपये अपने घर में लेके आता है। वो व्यक्ति के पास कोई संगठन नहीं है, कोई लीडर नहीं है कि जो ये सुनिश्चित करे कि वो अगर 10,000 का मालिक था, 10,000 उसने कमाया तो 10,000 उसको मिले। हम लोग इस दौर में जी रहे हैं जहां पर हम लोग तभी सड़कों पे दिखते हैं जब हमारी माँ बहनों के ऊपर बहुत ही घिनौना कोई अत्याचार होता है, यानी जो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ऐसा अत्याचार जब तक हमारे समाज में नहीं हो तो हम सड़कों पे नजर नहीं आते। राधिका वेमुला यहां पर है, लेकिन वो यहां पर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो समाज में काम कर रही है। हम सब लोगों ने हमारे नायकों को तब पसंद किया, तब जाना जब वो कब्र में चले गए, जब उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। वी ऑलवेज बिकम अ हीरो व्हेन वी आर डेड। तब तक हमारे समाज के, मैं सुमित यहाँ पे मेरा दोस्त है, विकास, हम लोग हैं, यूनिवर्सिटी में थे जब रोहित का डेथ हुआ, राधिका अम्मा, इसलिए मैं आज रोहित की बात कर रहा हूँ। अक्सर मैं उस बात को टालता हूँ क्योंकि मैं उस पुराने पास्ट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत भयानक पास्ट होता है जहाँ पे आप किसी को खो देते हो और आप लाचार महसूस करते हो कि जिस व्यक्ति और जिस चीज़ के लिए आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको यकीन हो जाता है कि आपको न्याय नहीं मिलने वाला। तो लाचारी का दौर था और वो लाचारी का एहसास जब हम रोहित का मैं बात करता हूँ, जिक्र करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी नहीं होती है, मुझे मेरे अंदर लाचारी महसूस होती है, जो मैं खुद ने महसूस किया, जो मुझे अपने लोगों ने महसूस करवाया, और पूरे मूवमेंट से हमें महसूस हुआ कि हम एक लाचार लोग हैं जो मूवमेंट तो कर सकते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल सकता है हमें। ये देश हमें बार बार यही बताता है कि आप सड़कों पे तो उतर सकते हो लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। चाहे आपका भाई मर जाए, चाहे आपकी बहन मर जाए, चाहे आपके माँ के साथ कुछ गलत हो, आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये इस मूवमेंट से सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा और एक लाचारी का एहसास हमें दिलवाया जाएगा। वही लाचारी का एहसास जब हम रोहित के लिए फ़ाइट कर रहे थे, उसके जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे थे, तब मुझे आया। तो मैं रोहित या राधिका अम्मा की ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि आज हम उसी दौर में जी रहे हैं कि रोहित जैसे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के भीतर बैठे हुए हमारे एकेडमिशियन हो, तब तक उन्हें कोई एहसास नहीं था, जब तक उनको कोई कुछ पर्सनली कुछ उनके साथ गलत ना हो, तो उनको कोई एहसास नहीं था कि यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट का बच्चा जी रहा या मर रहा, कि वो क्या सोच रहा है। जैसे ही रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ और सुसाइड हुआ और वो एक कोने में दब नहीं गया, वो पूरे भारत का मुद्दा बना, और क्योंकि वो मुद्दा बना तब हमारे समाज के यूनिवर्सिटी के स्कॉलर और खास करके जो टीचर है उनको उनके कान में जू रेंगने लगी कि हमारे बच्चों के साथ हमें बात करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि उनके हालात क्या है। ऐसे बहुत सारे फैकल्टी मुझे पर्सनली कॉल करके बोलते थे, राहुल हम लोग जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, एक हम लोग जो है शोक सभा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं रोहित वेमुला के स्मरण में। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कुछ प्रोफेसर को डांटा भी कि आपको शोक सभा क्यों करनी है भाई? अभी आपके डिपार्टमेंट में आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ पे मैं आपको डेटा देखा देता हूँ कि वहाँ पे कितने केसेस है जहाँ पे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं बार बार, वो थक हार के सुसाइड कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में। आपने कभी शोक सभा नहीं की, आपने कभी कंसर्न नहीं उठाया, लेकिन आज क्योंकि रोहित वेमुला का मुद्दा पूरे देश और दुनिया में घूम रहा है तो आज आप बात करना चाहते हो। इसके पहले आपके लिए आपकी सैलरी, आपकी नौकरी, आपकी बीवी, आपका बच्चा, इसके लिए आप, इसके अलावा आपके लिए कोई आपके लिए चित्र आपके सामने मौजूद नहीं था। आज आप अचानक से बोल रहे हो कि हम शोक सभा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। आज आपको गिल्ट फील हो रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस भी जो मैं ये बात कह रहा हूं, इसका मैं व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग, और मैं इतने गुस्से से बात क्यों कह रहा हूं,
मैं गुस्से से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं गली में जाता हूँ, एक झोपड़पट्टी में जाता हूँ, और उन झोपड़पट्टी या गांव में जाता हूँ, मुझे उनका कोई दोष नजर नहीं आता है। जो वो पूरे साल मेहनत करके 14 अप्रैल के दिन 1 करोड़ रुपया फूंक देते एक दिन, मुझे उसमें उनका कोई दोष नजर नहीं आता, क्योंकि उनके पास सेलिब्रेशन करने के लिए या अपने जीवन का महत्व जानने के लिए, या वो जिंदा है इसकी जानियो होने के लिए, इसका एहसास होने के लिए उनको 14 अप्रैल का सेलिब्रेशन जरूरी है। क्योंकि पूरे साल जब साइकिल से कोई रिक्शा खींचता है सड़क पे, तो उसको कोई भी माँ बहन की गाली देके चला जाता है। एक मजदूर जब किसी के खेत में काम करता है तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो ठेकेदार और उस लैंडलॉर्ड जमींदार की गाली सुन लेता है। एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर या किसी सिंधी धन्ना सेठ के यहाँ पे काम करने वाला 10,000 5,000 में काम करने वाला मजदूर माँ बहन की गाली सुन लेता है, क्योंकि उसके पास कोई पर्याय नहीं है। और साल में एक दिन वो अपने सारे गम भुला के एक जश्न मनाता है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने उनको सदियों की गुलामी से आज़ाद किया। तो दोष मैं उनको नहीं देना चाहता, लेकिन दोष मैं उनको देना चाहता हूं जो समाज का हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, जो सोच सकता है, जो बोल सकता है, जिसको 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जितना जद्दोजहद नहीं करना है जितना एक गरीब व्यक्ति को करना है। वो क्या कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि वो इस जश्न में कहां गुम है? वो कौन से इसी नशा में खोया हुआ है जहां पे उसको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब का सबको इनाम ले रहे, लेकिन उसी बाबा साहब का समुदाय जिसके लिए पूरी जिंदगी भर लड़े, आज उनके आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे हमारे प्रेजेंटेशन में विशाल ने कहा, और आज का भी आंकड़ा कहता है, भारत में 80% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट लैंडलेस लेबरर है, भूमिहीन जमीन, उस भूमिहीन मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं। शेड्यूल कास्ट का अभी जो आंकड़े आए हैं, जो पढ़ा लिखा यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड लोगों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का है। WHO का रिपोर्ट ये कहता है कि कुपोषण के मामले में पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के महिलाओं में है। और रिपोर्ट ये भी कहता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके। ये सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने वालों के स्टूडेंट के आंकड़ों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है। अब जिस स्थिति ये है, तो सवाल पढ़े लिखे समाज को यह होना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं, कि इस देश का सबसे हाशिए पे रहने वाला समाज, और आज से नहीं सदियों से, अब समाज के आंकड़े जब ये कह रहे हैं तो पढ़े लिखे समाज ने सवाल पूछना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर वो सवाल पूछते तो आज आइस्का बनने की जरूरत नहीं होती। आज तमाम तरह के लोगों को सड़कों पे, अभी महाराष्ट्र में जो एट्रोसिटी हुई कि हमारे एक बच्चे को इसलिए मार दिया कि 14 अप्रैल सेलिब्रेट किया गांव में, और उस एट्रोसिटी होने के बाद में हमारे लोगों को सड़कों पे नहीं आना होता अगर हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने सवाल पूछा होता। लेकिन वो सवाल नहीं पूछा, इसीलिए आज हम अलग अलग जगह पे टुकड़ों में बैठते हुए अपने मूवमेंट को चला रहे हैं।
और जैसे प्रेजेंटेशन में विशाल और प्रशांत ने कहा कि आइस्का की भूमिका क्या है, उसी आइस्का की भूमिका को लेकर मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा और अपनी बात को फिर विराम दूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि खास करके शेड्यूल कास्ट समाज का जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, ये बना कैसे? ये कोई आसमान से तो नहीं आया, या ये कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर की देन नहीं है कि अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है ज़मीन पे हमको दिखता है। जब अम्बेडकराइट मूवमेंट जो बना, ये कोई खास करके पढ़े लिखे लोगों का मूवमेंट नहीं था। बाबा साहब मूवमेंट इनिशियली, बाबा साहब का मूवमेंट पढ़े लिखे समाज का मूवमेंट नहीं था। बाबा साहब का सबसे पहला मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, या बाबा साहब को अपना लीडर खास करके महाराष्ट्र के अंदर अगर किसी ने पहले सबसे पहले माना तो मजदूर वर्ग के लोगों ने माना। मिल वर्कर ने बाबा साहब को अपना लीडर घोषित किया। जो मिल वर्कर थे, चाहे बॉम्बे के हो, चाहे विदर्भ में अलग अलग जगह के हो, या कानपुर में जो अलग अलग हमारे चमड़े का काम करने वाले मजदूर हो कारखाने में, इन लोगों ने बाबा साहब को सबसे पहले अपना लीडर माना। और जब इन लोगों ने बाबा साहब को अपना लीडर माना तो बाबा साहब की मूवमेंट भी हमेशा से ही इनके मसलों के इर्द गिर्द घूमी। चाहे शेड्यूल कास्ट के बच्चे के लिए हॉस्टल की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट मजदूरों के लिए अधिकारों की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रहने की जगह की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलिट्री और पुलिस में भर्ती होने की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स की बात हो। ये बहुत सारे मसले जो बाबा साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये शेड्यूल कास्ट के मजदूर वर्ग के मसलों की बात कर रहे थे। क्योंकि जब बाबा साहब लीडरशिप कर रहे थे तो शेड्यूल कास्ट में खास करके महाराष्ट्र में एक छोटा सा तबका था जो अपनी अलग मूवमेंट चला रहा था और जिन्होंने बाबा साहब का विरोध किया। और महाराष्ट्र में नहीं, भारत के अलग अलग जगहों पे, चाहे वो तमिलनाडु के एमसी राजा हो, या नागपुर के बीसी कामले हो, या जो कांग्रेस में शेड्यूल कास्ट लीडर थे उस समय में, जिन्होंने बाबा साहब को भंडारा से हराया भी 52 के इलेक्शन में। ये लोग बाबा साहब के, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बाबा साहब के पहले से मूवमेंट कर रहे थे और बाबा साहब के आने के बाद में बाबा साहब का विरोध भी किया कि बाबा साहब का लीडरशिप इस्टेब्लिश ना हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब का लीडरशिप सर आंखों पे अगर किसी ने लिया था उस वक्त, तो शेड्यूल कास्ट के मजदूर तबके ने लिया था, गरीब तबके ने लिया था, जिन्होंने बाबा साहब को लीडर बनाया और बाबा साहब के साथ सबसे मजबूती के साथ खड़े हुए। लेकिन एक दौर आया बाबा साहब के जाने के बाद में, खास करके 60 और 70 के दशक में, जब संविधान सही से लागू हुआ और जब आरक्षण लोगों को मिलने लगा, तो आरक्षण मिलने के बाद में एक नई पीढ़ी धीरे धीरे आते आते 60 से आते आते 70 और 80 के दशक में एक पीढ़ी हमारी तैयार हुई जिनको आरक्षण मिला, शिक्षा में या नौकरी में आरक्षण मिला। और एक बड़ा वर्ग हमारा जो मजदूर था गांव में, वो शहरों की तरफ पलायन करने लगा और शहरी मजदूर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बनने लगा। चाहे वो किसी घर में साफ सफाई का काम करने वाला होने की बात हो, चाहे शहरों में नाली साफ करने वाला वर्ग हो, ये तमाम इस तरह के जो छोटे मोटे काम था वो हमारा वर्ग करने लगा। और एक वर्ग जो 60 और 70 के दशक का आरक्षण का फायदा लेते हुए 80 आते आते तक, 1980 आते आते तक एक अपनी बेसिक इकोनॉमी को सिक्योर कर चुका था। यानी एक छोटा सा लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास भारत में शेड्यूल कास्ट का हर जगह पे बना। तो एक कॉन्ट्रेडिक्शन शेड्यूल कास्ट समाज में आने लगा। पहला कॉन्ट्रेडिक्शन ये कि शेड्यूल कास्ट के अलग अलग लीडर होने लगे बाबा साहब के जाने के बाद। जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट का लीडर मानते थे, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, आरपीआई थी, बाद में दलित पैंथर थी, इसके वो बनी और अलग अलग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने अपने टुकड़ों में उसको बांट दिया। एक बड़ा वर्ग था जो मजदूरी कर रहा था, जो गाँव में जातीय अत्याचार को सह रहा था और अभी बोलने लगा था उसके खिलाफ। और ये वर्ग के कारण एक नई परिभाषा हमारे मूवमेंट में आई और वो हम देखते हैं महाराष्ट्र में
और बाकी और जगह पे दलित पैंथर के स्वरूप में हमको नज़र में आती है कि उन्होंने अत्याचार के खिलाफ बात करने लगी। खास करके मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन में हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग था लेकिन इकोनॉमिकली कमज़ोर था, दलित पैंथर के ज़्यादातर जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे लेकिन इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर तबके से आते थे, चाहे वो नामदेव ढसाल हो, चाहे वो राजा ढाले हो, चाहे तमाम तरह के अलग लोग हो। लेकिन इन्होंने अपने कलम का सहारा लेते हुए और अपने जज्बात का सहारा लेते हुए एक नया मूवमेंट खड़ा किया और समाज के दो वर्गों को गाली दी इन्होंने। एक जो पढ़ा लिखा वर्ग जो नौकरी कर रहा था, जो समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, और दूसरा जो राजनीति करते हुए केवल अपना हित देख रहा था। इन दो लोगों को उन्होंने गाली दिया। दलित पैंथर ने केवल समाज के पॉलिटिशियन को गाली नहीं दिया, दलित पैंथर ने समाज के उस तबके को भी गाली दिया हमारे, जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा लिया लेकिन वो आरक्षण का फ़ायदा लेते हुए, नौकरी लेते हुए केवल और केवल अपने परिवार का भला किया। और दलित पैंथर ने एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की कि जो गाँवों में अत्याचार के खिलाफ हो या शहरों में हमारे लोगों के पक्ष में हो। लेकिन क्योंकि एक संगठन का अनुभव नहीं था, एक मूवमेंट का अनुभव नहीं था, तो उस अनुभव के अभाव में दलित पैंथर भी बिखरा। और हमारे समाज में खासकर महाराष्ट्र में जो लोगों को आदत है कि 100% आम्बेडकर ढूंढने की, वो आदत ने दलित पैंथर का बिखराव किया। हम दो लोग पुलिस थाने में केस दर्ज करने की हमारी औकात है कि नहीं है, ये हमारा सवाल नहीं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लेकिन ये सवाल है कि तू कितना आम्बेडकराइट है, तू कितना बुद्धिस्ट है। तुम्हारी औकात एक कांस्टेबल के सामने पुलिस केस दर्ज करने की नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि काम कर रहा है, कोई व्यक्ति अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसको सबसे बड़ा सवाल पूछो, तू कितना बुद्धिस्ट है, तू कितना आम्बेडकराइट है। खत्म उसकी मूवमेंट। यानी कोई व्यक्ति बुद्धा के जैसे एक जगह पे बैठ के हुए ध्यान साधना कर रहा है और उसको प्रूव करना है कि वो कितना बड़ा बुद्धिस्ट है। लेकिन यदि वो व्यक्ति अगर जाके समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, वो दिखने में एकदम टाई कोट पहनना चाहिए उसने, है ना, क्योंकि बाबा साहब ने पहना था, है ना। जैसे हमारे अम्बेडकर घराने से कुछ लोग टाई कोट पहन के बड़े गर्मी में भी आ जाते हैं ऑनलाइन, क्योंकि बाबा साहब का वंशज है, तो वो चलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति, ढसाल जैसा व्यक्ति या और भी दलित पैंथर जैसे लोग जो गंदगी में पैदा हुए, उस गंदगी के खिलाफ खड़े हुए, लड़े, लेकिन कुछ कुरीतियाँ उनमें थी, कुछ गलत बातें उनमें होगी, उस कुछ गलत बातों का सहारा लेते हुए पूरे मूवमेंट को बर्बाद कर दिया महाराष्ट्र के सो कॉल्ड बुद्धिस्ट लोगों ने, गाली दे दे के, खिलाफ लिख लिख के। और जो मूवमेंट समाज के सबसे नीचे तबके के लिए लड़ रही थी, उस मूवमेंट का नस्तनाबूद कर दिया और खुद भी नहीं लड़ा, खुद भी अपने घरों में जाके गाली दे दिया ना। जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया पे होता है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, मैं उसको एक गाली दे दूं और अपने घर में जाके बैठ जाऊं। तब सोशल मीडिया नहीं था, तब लोग और माध्यम से लिखते थे, बोलते थे। और एक किसी भी बड़े व्यक्ति का जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उसकी एक गलती निकाल के पूरे मूवमेंट को ख़त्म कर दो। ये महाराष्ट्र में लोगों को आदत है, अभी अभी आजकल उत्तर प्रदेश में भी आ गया है और हर जगह आ गया कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो ये महाराष्ट्र में हुआ। दलित पैंथर के बिखराव के बाद में एक तबका था समाज का, जिसको, जो पढ़ा लिखा तबका था, उसको गाली मिलने के बाद में यह एहसास हुआ कि समाज के पढ़े लिखे वर्ग ने, जो नौकरी पेशे वाला लोग हैं, उन्होंने कोई संगठन बनाना चाहिए हमारे समाज के लिए और एक बड़ा सपना देखना चाहिए। और वो बड़ा सपना देखते हुए बामसेप का निर्माण हुआ। इस पुणे में ही कांशीराम साहब और खापर्डे साहब ने वो सपना देखा। इस पुणे में, जिस पुणे में आज एक प्रोग्राम करने के लिए, एक मीटिंग करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसी पुणे में कांशीराम साहब ने
अपने ज़िंदगी का अम्बेडकराइट लेसन लिया। इसी DRDO कंपनी पुणे साहब का कांशीराम साहब काम करते थे। यहाँ पे उन्होंने RPI का विघटन होते हुए देखा और चिंतित हुए कि यार मैं तो जो किताब में मुझे दी गई, खापर्डे साहब जैसे लोगों ने जो किताब मुझे बाबा साहब के बारे में दी, इतने बड़े विजनरी लीडर का मूवमेंट ये टुकड़ों में बिखरा पड़ा हुआ है। ये एक सीट के लिए कांशीराम साहब एक जगह अपने भाषण में कहते हैं कि RPI ने राष्ट्रीय गठबंधन किया कांग्रेस के साथ में, नेशनल अलायंस किया, और नेशनल अलायंस में पूरे भारत में कांग्रेस ने RPI को एक सीट दी। तो कांशीराम साहब ताज्जुब हुए देख के कि जिस धरती पे ये महाराष्ट्र में पढ़े लिखे लोग जो रात दिन बाबा साहब का नाम लेते हैं, अपनी कितनी बार बाबा साहब के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, क्या क्या विद्वान यहाँ पे नहीं है, एक का नाम लो तो 1000 खड़े हो जाए, ऐसे महाराष्ट्र में जहाँ पे बाबा साहब ने मूवमेंट चलाया, ये महाराष्ट्र में एक MLA अम्बेडकराइट समाज का नहीं है, एक हमारा संगठन जो टुकड़ों में बिखरा हुआ है। कांशीराम साहब हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, कि ये महामानव जिसको मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद में मेरे जहन के अंदर आग लगी पड़ी हुई है, इस व्यक्ति को पढ़ने लिखने के बाद में ये समाज यहाँ पर इतने टुकड़ों में कैसे बिखर सकता है। वो हैरान हुए पुणे में रहे ये देख के, और इसी पुणे से उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने समाज का पढ़े लिखे वर्ग का जो एम्प्लॉयड क्लास है उसका संगठन बनाएंगे, और उन्होंने बामसेप का निर्माण किया खापर्डे साहब के साथ मिलते हुए। लेकिन जब कांशीराम साहब ने बामसेप का निर्माण किया और जब संगठन बढ़ने लगा, तो कांशीराम साहब को सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि ये पढ़ा लिखा एम्प्लॉयड क्लास है, ये एक रेशा के बाहर बढ़ना नहीं चाहता है। इसको केवल और केवल ऐसे 4 कमरों के अधिवेशन में सुनना है और सुनाना है, उसको जमीनी तौर पे आंदोलन खड़ा नहीं करना है। जब कांशीराम साहब को यह महसूस हुआ तो उन्होंने खुद पहले नौकरी छोड़ी, खुद नौकरी छोड़ के पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया, मूवमेंट को बिल्ड करने लगे। और कांशीराम साहब ने कहा, लोगों को अपील की, खास करके पढ़े लिखे एम्प्लॉयड क्लास को या जो थोड़े वेल ऑफ है उनको रिक्वेस्ट की, अपील की कि आपको समाज की ये टूटी बिखरी हुई मूवमेंट, जैसे आज हम इस अधिवेशन में बैठे हुए बहुत सारी चेयर खाली है, कांशीराम साहब के सामने इससे भी कम लोग बैठे हुए थे जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरुआत की, और उन्होंने चुनिंदा लोगों को अपील की कि अगर आपके घर में रोजी रोटी है तो आप समाज के लिए फुल टाइम काम कीजिए। और कांशीराम साहब ने फौज खड़ी की फुल टाइमर्स की, ऐसे लोगों की जो समाज के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। और वो फौज लेके, छोटी सी फौज लेके, छोटी सी सेना लेके साइकिल से जिस स्टेट में कांशीराम जाते थे उसी स्टेट में उन्होंने पूरा भ्रमण करके हर गली कूचे में जाके संगठन को खड़ा करने का काम किया। और क्योंकि नारे भी लगते थे कि कांशी तेरी नेक कमाई तूने सोती हुई कौम जगाई, वो सोती हुई कौम को दोबारा कांशीराम साहब ने जगाया और एक सपना दिया कांशीराम साहब ने कि तुम इस भारत के बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी, जो डेमोक्रेसी कहता है कि तुम्हारी सत्ता होनी चाहिए लेकिन तुम्हारी सत्ता नहीं है, तो तुम इस देश के बहुजन सत्ता के अधिकारी हो और तुम्हें एकजुट होकर सत्ता पर काबिज करना है। ये नारा लेके 50 से 15 का नारा लेके कांशीराम साहब ने पूरे भारत में भ्रमण करना चालू किया। लेकिन विद इन द बामसेप एक पैसिवनेस था पढ़े लिखे वर्ग का, क्योंकि डरता है ना, जो सरकारी नौकरी डरा हुआ है उसकी आत्मा एकदम डरी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी नौकरी चली जाएगी तो क्या करूँगा। तो कांशीराम साहब को जब एहसास हुआ कि इन डरे हुए लोगों से मूवमेंट नहीं चलेगा और मूवमेंट ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो कांशीराम साहब का रिफ्ट बामसेप के अंदर हुआ, एक मतभेद हुआ। जब कांशीराम साहब ने कहा 80 के दौर में कि अभी हमें राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी और राजनीतिक पार्टी बना के हमको सत्ता की बात करनी पड़ेगी,
तो उनका विरोध होने लगा। उन तबके से जो तबका एम्प्लॉयड था उसको डर लगने लगा कि अगर अभी हम सड़कों, क्योंकि राजनीति करनी है तो सड़कों पे आना पड़ेगा, और उस तबके की राजनीति करनी है जो हाशिए पे है तो सड़कों पे आना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, आंखों में आग डालना पड़ेगा। तो आंखों में आग तो नहीं डालना है, तो कांशीराम साहब का विरोध हुआ। और जब कांशीराम साहब का विरोध हुआ तो कांशीराम साहब अकेले और कुछ अपने लोगों के साथ में निकल के संगठन से निकल गए और उन्होंने DS4 बनाई, दलित शोषित संघर्ष समिति। पहली पॉलिटिकल पार्टी बनाई कांशीराम साहब ने, दलित शोषित संघर्ष समिति। और उनको यकीन था कि ये आज मैं पार्टी बना रहा हूं तो कल ये जाके अपने MLA MP नहीं जितवाए देंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा है, ना हमारे पास गली कूचे में लोग हैं। तो कांशीराम साहब ने साइकिल से घूमते हुए लोगों को कहा कि नोट भी दो और वोट भी दो, कि तुम मजदूर लोग, दलित आदिवासी लोग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम रोज का 20 रुपये कमाते हो, उस 20 रुपये में से एक बार मुझे 1 रुपया भी दो, और जब वोट करोगे तो 1 वोट भी दो। और ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे अपने मूवमेंट को बढ़ाया। वो मूवमेंट को बढ़ाते हुए हमको पता है कि BSP उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई और बहुत सारे देश के अन्य राज्यों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बन के उभरी। लेकिन एक समय बीता। क्या समय था कि जैसे कांशीराम साहब कहते थे कि ये BSP, ये राजनीतिक पार्टी तब तक जिंदा रहेगी जब तक समाज में ये पार्टी इसको सामाजिक आंदोलन की तरह चलाएगी। कि समाज में जब आप इसको आंदोलन के रूप में रखोगे, भला ही हो सकता है कि आप कंप्लीट पावर में ना हो, लेकिन आपकी एक ताकत समाज में बनी रहेगी, समाज में लोग आपसे जुड़े रहेंगे, समाज में लोग आप पर भरोसा करेंगे। लेकिन BSP जब एक राजनीतिक सत्ता पूरी पार्टी बनी तो BSP के जो आकलन करने वाले लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक मूवमेंट करना छोड़ दिया। और एक व्यक्तिगत लीडरशिप के इर्द गिर्द जब पूरी पॉलिटिकल पार्टी घूमती है तो वो पार्टी हाशिए पे आने लग जाती है, क्योंकि उस पार्टी में केवल एक व्यक्ति और एक व्यक्ति का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो तमाम तरह के छोटे मोटे कार्यकर्ता लीडर है जो मूवमेंट की तरह उस पार्टी को देख रहे थे, वो धीरे धीरे उस पार्टी से अपना पल्ला झाड़ने लग जाते, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये मूवमेंट नहीं रहा, अभी केवल एक प्योर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है। तो एक बड़ा वर्ग समाज से डिस्टेंस हो जाता है, जो समाज में अभी काम नहीं करना चाह रहा, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो वो समाज से दूर हो जा रहा है। एक तौर पे BSP राजनीतिक पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, जो नेशनल पार्टी थी। यूपी में भी वो एक हाशिए पे जा रही है। दूसरे वो छोर पे एक जो मूवमेंट में काम करने वाला लोग था, वो अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा था, वो मूवमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर दिया। और तीसरे छोर पे एक हमारे जैसा युवा जो इस मूवमेंट को देख रहा था, जो नौजवान था, वो धीरे धीरे अपने 40 के तरफ बढ़ने लगा और वो भी हताश होने लगा कि अभी हम करें क्या। और आज की वही स्थिति है, जहाँ पे हमारे समाज का बुजुर्ग जिसने मूवमेंट देखा हुआ है वो हताश महसूस करता है, वो ठगा हुआ महसूस करता है। दूसरे ओर पे हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियाँ विफल हो रही है, जिनके पास कोई नया विजन हमको नहीं दिखता है, जिसके पास कोई लीडरशिप नहीं है। हमारी भी लीडरशिप आज एक पारिवारिक लीडरशिप का हिस्सा बन गई है, जिसे परिवार महत्वपूर्ण हो चुका है। एक व्यक्ति सेंट्रिक लीडरशिप हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बन चुकी है, और वहाँ पर भी वो विफल है। वहाँ पर भी पहले हम बोलते थे कि हमारा MLA MP जीत के नहीं आ रहा, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज अच्छा है। लेकिन अभी आज के तारीख में शेड्यूल कास्ट का कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसका वोट परसेंटेज अच्छा माना जाए। तो जब आप राजनीतिक तौर पे हार जाते हो, जब आपका समाज इकोनॉमिक तौर पे हर जगह पिछड़ा हो जाता है, तब इस देश का सत्ताधारी वर्ग आपको एक चीज सौंपता है, एक खिलौना आपको फेंकता है,
वो होता है कल्चरल सेलिब्रेशन। जब मैं मेरे घर में मजदूरी करने वाले व्यक्ति को चाहता हूं कि इसकी पूरी पुश्तैनी, इसके लड़के, इसके आने वाले लड़के, इसकी सारी कौम मेरे घर में मजदूरी करे, तो केवल और केवल मैं उसको मार के जब नहीं कर पा रहा हूँ, कि उसको चाबुक से मार के या उसको गाली दे के जब नहीं कर पा रहा हूँ, लोकतंत्र इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको काम कैसे करवाता हूँ अपने घर में। मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरे घर का मजदूर है ना, ये सबसे ईमानदार है और ये मुझसे कभी दगा नहीं करेगा, कभी मुझसे सवाल नहीं पूछेगा, और मैं साल में इसको नए कपड़े लेके दूंगा, मैं इसके बेटी के शादी में जाऊंगा, तो जो मजदूर है खुश हो जाते, अरे ठाकुर साहब आ गए मेरी लड़की की शादी में, खुश हो गए। तो जब बड़े तौर पे जब समाज बिखरा पड़ा हुआ है, जब आप इकोनॉमिकली कहीं पे भी नहीं हो, जब आप एजुकेशनली आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए, आपकी राजनीतिक हालात एकदम खत्म हो चुकी है, तो इस देश की सरकारें और इस देश का जो रूलिंग कास्ट है, जो सत्ताधारी जाति वर्ग है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, वो आपको एक खिलौना फेंकता है आपके सामने, और वो खिलौना है सांस्कृतिक खिलौना। वो खिलौना क्या है? वो खिलौना ये है कि यूनिवर्सिटी में आपके पढ़े लिखे वर्ग को कुछ स्कॉलरशिप दी जाएंगी, ये लिखने के लिए कि कितना बड़ा अच्छा जो है सब कुछ यानी मूवमेंट चल रही है, कितने हमारे समाज की महिलाएं जो है वो आगे आके जो है बहुत कुछ कर रही है, कितने हमारे समाज का मजदूर वर्ग है उसके अपना एक कल्चर है, ऑल ऑफ दैट। और सरकार आपके सामने क्या करेगी? स्टैचू बनाएगी, बाबा साहब के एयरपोर्ट के नाम पे एयरपोर्ट बनाएंगी, बाबा साहब के नाम से सेलिब्रेशन होगा। जो व्यक्ति डिनर टेबल पे रोज आपको गाली देता है, वो भी आके आपके सामने बाबा साहब का गुणगान करेगा, और एक बड़े सांस्कृतिक ब्लाइंड सेलिब्रेशन में आपको डाला जाएगा, जहाँ पे आपको महसूस होने लग जाएगा कि भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन, कहाँ है जाति। अरे मेरा मालिक भी बाबा साहब की बात करता है, आज देखिए भारत का प्रधानमंत्री भी बात करता है, आरएसएस बात करता है, अपोजिशन लीडर कांग्रेस के लोग बात करते हैं, कम्युनिस्ट लोग बात कर रहे हैं, गली कुचे बाबा साहब की बात हो रही है, बड़े बड़े बाबा साहब के स्टैचू लग रहे हैं। अरे बाबा साहब तो विदेश में भी है, तो हम तो एकदम सही लोग हैं भाई, सब कुछ सही है हमारे साथ, तो गलत क्या हो रहा है? तो फिर गलत दिखना बंद हो जाएगा, खास करके उस तबके को जो पढ़ा लिखा है, जिसकी जिम्मेदारी वो आवाज़ उठाने की और मूवमेंट करने की। लेकिन जैसे ये सेलिब्रेशन की परत आप खोल के देखते हो, जैसे ये नाच गाने का खत्म होने के बाद में जैसे मैं अपने झोपड़पट्टी में इंटर करता हूँ, वैसे मुझे नज़र में आता है अगले दिन कि कोई इसीलिए मर गया क्योंकि उसके पास इतने भर पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज कर पाए। कोई नौजवान इसलिए इतने भर मर गया क्योंकि इतना एजुकेशन लेने के बाद में वो इतना रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है कि वो अपने परिवार को चला सके। कोई हमारे महिला का इसीलिए किसी घर में बलात्कार हुआ क्योंकि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, वहाँ पे उसका बलात्कार हुआ, और उसकी आवाज़ उठाने के लिए ना कोई समाज में वहाँ पर बाहर खड़ा है, ना कोई अंदर खड़ा हुआ है, और जो पुलिस स्टेशन में जा रही है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। जैसे मैं ये नाच गाने के परत खोलता हूँ, मुझे नजर आते हैं वो बच्चे जो किसी के घर में चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। कौन बच्चे हैं जो तुम्हारे होटल में तुम्हारे को समोसा चाय बांट रहे, छोटे छोटे बच्चे? ये क्या बामन बनियों के बच्चे हैं? ये क्या कोई देशमुख कुलकर्णी किसी बड़े धन्ना सेठ के बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं ये आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, नोमैडिक ट्राइब, पारदी, इन सब के बच्चे हैं। ये लोगों के घर में जो कूड़ा कचरा उठाती है, झाड़ू पोछा करती है, ये कौन बच्चे? कोविड में जो सड़कों पे चल रहे थे और जो मर गए चलते चलते, कौन लोग हैं? बिहार के हमारी लड़की, पासवान लड़की, दिल्ली से बिहार साइकिल से जाती है अपने बाप को लेकर साइकिल पे, कौन थी वो? लेकिन हम उस छोर पे आ गए जहाँ पे हमको नाच गाना करना है,
हमको दिखाना है कि हम भी हो गए ना, मैं दलित हूं, मैं मर्सिडीज से उतर रहा हूं, तो क्या उखाड़ लिया भाई तूने? आई एम अ फर्स्ट दलित ट्रैवलिंग इन अ फ्लाइट, व्हाट द नॉनसेंस दिस इज। तो वही है, सत्ताधारी वर्ग आपके पढ़े लिखे वर्ग में से और आपके पॉलिटिकल वर्ग में से एक वर्ग खड़ा करेगा जो आपको अफीम देगा, अफीम। और वो अफीम संस्कृति के नाम पे आपको देगा, वो सेलिब्रेशन के नाम पे, कि जो ये कहेगा कि आज मैं दलित हूं और मैं एक मर्सिडीज से उतर रहा हूं, आप खुश। रीलें कट रही है उसकी इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। आपका एक दलित यूनिवर्सिटी में जाके, विदेश में जाके वो झंडा लेके खड़ा रहेगा, बोलेगा यहां पर ही बाबा साहब है, वो एकदम फेमस बन जाएगा। आई एम सेइंग ओके, सेलिब्रेशन कब जरूरी था? जब बाबा साहब का नाम कोई नहीं ले रहा था। सेलिब्रेशन वाली लड़ाई हम जीत चुके हैं। बाबा साहब की स्टैचू की लड़ाई हम जीत चुके हैं। अभी आपको बिना पूछे अगर किसी बनिया को इलेक्शन लड़ना है तो स्टैचू लगा देगा आपके लिए, उसको अभी बाबा साहब का स्टैचू अछूत नहीं है, लेकिन उसको अछूत है रियल मुद्दे, रियल मूवमेंट, जमीनी तौर की मूवमेंट। और ये जमीनी तौर की मूवमेंट बहुत जल्दी लोगों में ना जाए, इसलिए ऐसे लोगों को आपके सामने बार बार खड़ा करो जो केवल और केवल सेलिब्रेशन की बात करते, जो केवल और केवल दिखावट की बात करते, जो केवल और केवल नाच गाने की बात करते हो। शेड्यूल कास्ट के लोगों की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर में हुए किसी महिलाओं को क्या गलत हुआ तो उसके लिए न्याय दिलवा। वी हैव फेल्ड, हमारी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मेरे बहन के लिए न्याय दिलवा पाऊं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मेरे भाई को जिसको मारा गया उसके लिए न्याय दिलवा पाऊं। तो मैं किस बात के गुमान में हूं, किस बात का मैं जश्न मनाऊं? तो आइस्का की यही भूमिका है कि वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस ब्लाइंड सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेशन इज इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा कि बाबा साहब की जयंती नहीं मनानी है, या हमारे महापुरुष या महानायिका की, हमारी समाज की जो सावित्रीबाई फुले से लेकर रमाबाई, तमाम हमारे जो लोग हैं इनको याद बिल्कुल करना है। लेकिन अभी याद करते हुए ये भी हमको बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग ऐसे दौर में खड़े हुए हैं जहाँ पर 90 के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, और अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद में भारत के जितने भी सरकारी संस्था थे जो यहाँ के गरीब दबे कुचले मजलूम का सहारा बन सकते थे, उन सारी सरकारी संस्थानों को खत्म कर दिया गया। जिन सरकारी स्कूलों में आपके 60 और 70 के दशक में लोग पढ़े लिखे गांव कस्बों से आके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, वो सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई है। और आज शिक्षा का व्यापार आपके सामने हो रहा है कि जिसके पास पैसा है, एक बनी के पास में, एक धन्ना सेठ के पास में, एक वो प्राइवेट स्कूल खोलेगा, और वो प्राइवेट स्कूल में आपको फीस दे के पढ़ना है। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में फीस दे के आपका बच्चे को नहीं भेज पा रहे हो तो वो सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा, जिस सरकारी स्कूल में ना ढंग की 4 दीवारें है ना शिक्षक है, और जहाँ पे आपका बच्चा अगर जाएगा तो वहाँ से आईएएस नहीं बनेगा, वहाँ से किसी बनिया की दुकान के लिए मजदूर बनेगा। They are producing the cheap labor and they have reduced us as a cheap labor now. We are cheap labor for them. हम उनके लिए एक सस्ता एक मजदूर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई गुमान में मत रहो आप। ये जो गुमान है ना कि बाबा साहब तो अभी यूएस में भी जाने जाते हैं, ये गुमान आपका कुछ किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका जो बड़ा तबका है, जो जिसकी पॉपुलेशन 90% है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा पाए, क्योंकि उसका सारा सिस्टम खराब कर दिया है। और अगर आज के नौजवान को ये लगता है, जो डिस्ट्रैक्टेड है, जो पल जो किसी एक आइडिया के साथ में, किसी एक संगठन के साथ में, किसी एक मूवमेंट के साथ में एक हफ्ता नहीं टिक सकता है,
एक ऐसा एक नया पढ़ा लिखा वर्ग हमारे साथ समाज में आज है जो एक हफ्ता भी नहीं टिक सकता है किसी संगठन के साथ में। उसका एकदम जैसे इंस्टाग्राम की रील होती है, हर 2 मिनट में बदलती है। तो अभी आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो, आप रो रहे हो, अचानक से आप हंसोगे, फिर अचानक से आप और तो दिस इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग विथ अस नाउ। आवर न्यू यूथ वो नहीं चाहता है कि किसी एक संगठन के साथ कमिटेड खड़ा होकर एक मूवमेंट को बिल्ड करे। जो पढ़ा लिखा हुआ यूथ है, जो मूवमेंट किया, मूवमेंट में काम किया, वो कब्र में जा रहा है। उसकी उम्र हो चुकी है, वो कब्र में जा रहा है। क्योंकि जो मूवमेंट में लोग काम करते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक टिकते भी नहीं, क्योंकि वो ना ढंग से सो पाते ना खा पाते। तो कांचीराम साहब भी हमको जल्दी छोड़ के चले गए, बाबा साहब भी जल्दी छोड़ के चले गए, और तमाम हमारे समाज के अनगिनत जिनका नाम हम जानते हैं मूवमेंट में जिन्होंने काम किया और देश के किसी कोने में काम किया, वो सब कब्र में जल्दी चले गए। क्योंकि ना खाना ढंग का, ना रहना ढंग का, तो वो समाज कब्र में चला गया, और जो बचा कुछ है वो भी कब्र में जाएगा। अब जो नया यूथ है, ये यूथ इतना ज़्यादा अनकमिटेड यूथ है कि वो एक हफ्ता नहीं टिक सकता किसी एक आइडिया के साथ में, किसी संगठन के साथ में। एक हफ्ते में उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई मूवमेंट कौन करेगा फिर? मूवमेंट केवल क्या इंस्टाग्राम पे चलेगी या ट्विटर पे चलेगी? क्योंकि इंस्टाग्राम और ट्विटर वाले जिनको 1 मिलियन होते हैं, उनको 100 वोट भी तो नहीं आ रहे। तो मूवमेंट चलेगी दोबारा से। वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। हमको नई शुरुआत से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और इस नई शुरुआत में ना हमारे पास साधन है, ना हमारे पास संपत्ति है, ना हमारे पास बहुत बड़ा संगठन है। हमारे पास बचे कुचे हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो यहाँ पर कमिटेडली बैठे हुए हैं, और इन चुनिंदा लोगों के साथ में हमको पूरे भारत में एक नया मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। और अगर नया मूवमेंट खड़ा करना है तो कांधे पे झोला उठाना पड़ेगा। और खांधे पे झोला उठा के, जैसे बुद्धा ने कहा था अपने 5 शिष्यों को कि मैं तुमको आदेश देता हूं कि ये 5 दिशा में आप चारों दिशा में जाओ, और जिस जिस दिशा में तुमको दुख दिखता है मेरा धम्म का मार्ग उन्हें बताओ, और ये दुख को आप दुख का अंत करो। ऐसे कमिटेड 10 लोग, 5 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 500 लोग हमको चाहिए। आई डोंट वांट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें बहुत बड़ा हुजूम चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अगर आइस्का के पास 500 कमिटेड कैडर अगर आइस्का ने बना लिया, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट का संगठन आइस्का बन सकता है। सबसे बड़ा। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन इस देश में कितनी है? कोई अमूमन बताएगा कितनी हो सकती है? कम से कम 20 करोड़ के आसपास है हम लोग। 20 करोड़। बामन इस देश में 2% है। 2 करोड़ के आसपास भी नहीं होगा। 1.25 करोड़ आज हर जगह है। जस्ट इमेजिन वी आर अराउंड 20 करोड़। आरएसएस कहता है कि हम एक दिन में 5-6 लाख लोग को अपने प्रोटेस्ट में ला सकते हैं, इतनी ताकत हमारे संगठन में। हम 20 करोड़ के, मैं दूसरे की बात भी नहीं कर रहा हूँ, बाकी दबा कुचला समाज तो ही है, लेकिन मैं केवल शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ कि हम अराउंड 20 करोड़ है। लेकिन हम लोग 1 लाख लोगों को भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। हमारे पास 1 लाख लोगों का ऐसा फोर्स नहीं है, या 10,000 लोग का भी ऐसा फोर्स नहीं है जो बाबा साहब कहते थे समता सैनिक दल वाला। बाबा साहब समता सैनिक दल का जो संकल्पना यही थी कि उन्हें पता था कि सत्ता में बैठा हुआ लोग मेरे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, सत्ता में बैठा हुआ लोग मेरे लोगों की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो मैं लाठी लेके काठी लेके एक मिलिट्री ट्रेनिंग देके मेरे समाज के लोगों को कैसा तैयार करूं जो मेरे समाज के लोगों को सुरक्षा देगा। तो बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया। वो समता सैनिक दल के जैसा हमारे पास 10,000 संगठित लोग नहीं है कि अगर हमारे एक घर के ऊपर हाथ छूटी और जिसने हमारे घर के ऊपर हाथ उठाया उसका हाथ वही तोड़ दे। ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज फोर्स होना चाहिए था। और मैं इस मंच से कह रहा हूं कि जिस समाज के पास इस देश का पुलिस खड़ा नहीं रहता है, इस देश की अदालतें हमारे खिलाफ न्याय जजमेंट देती है, इस देश की राजनीतिक पार्टी और चुने हुए नुमाइंदे हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, उस समाज को पूरा अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करे। और इसलिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था। लेकिन उस तरह का ऑर्गेनाइज फोर्स हमने दोबारा नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि अवर एजुकेटेड पीपल आर मिक, डरपोक है हमारा एजुकेटेड लोग। वो डरता है लाठी से भी,
लाठी खाने से भी, लाठी चलाने से भी। आइस्का के मंच से हमारी भूमिका आने वाले समय में हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज फोर्स खड़ा करना चाहते हैं कि जो ना लाठी मारने से डरेगा ना लाठी खाने से डरेगा। क्योंकि जो समाज लाठी खाने को डरता है और लाठी मारने को डरेगा, वो समाज के घर सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर हमें हमारे घर सुरक्षित करने तो एक तरह का एक ऑर्गेनाइज फोर्स खड़ा करना पड़ेगा जो लाठी लेके खड़ा रहेगा। जो बाबा साहब का समता सैनिक दल वाला जो लाठी लेके जो खड़ा रहता था ना इंसान, जो अपना खाकी पैंट और वाइट शर्ट जो आरएसएस ने हमसे चुराया। समता सैनिक दल आरएसएस से पहले बना और आरएसएस का लाठी और खाकी ड्रेस, वाइट शर्ट, ये समता सैनिक दल का ड्रेस कोड था। और उनके जो ट्रेनर हुआ करते थे समता सैनिक दल के, वो महार बटालियन के लोग हुआ करते थे, रिटायर्ड। लेकिन समता सैनिक दल को हमने क्या बना दिया? किसी नेता का सिक्योरिटी गार्ड। समाज की सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, वो नेता का सिक्योरिटी कर रहा है। समाज को मैं जो बात कर रहा हूं, 3 छोर पे हमको समाज के लिए फोर्स खड़ा करना पड़ेगा। एक फिजिकल फोर्स जो मेंटली आइडियोलॉजिकली कमिटेड भी है एक बड़े कॉज के लिए, और बड़ा कॉज क्या है कि समाज का कल्याण, समाज की सुरक्षा, यह बड़ा कल्याण है। वो समाज के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। एक ऐसा वर्ग हमें खड़ा करना पड़ेगा जिसकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, जिसकी मानसिक ट्रेनिंग होगी समता सैनिक दल के हिसाब से जो बाबा साहब ने बनाया था, जिसका संविधान। वो एक फोर्स खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश का पुलिस, इस देश की अदालत, इस देश की सरकार हमको सुरक्षा नहीं दे सकती। खैरलान जी में यही हुआ। हमारी बहन के साथ घिनौना अपराध करने के बाद में, यानी दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है, और ऐसा अत्याचार करने के बाद में उस गांव को, उस राज्य की सरकार, जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उसको तंटा मुक्त विलेज बोलती है, यानी उसको अवार्ड देती है फ्यूड फ्री विलेज का। ये महाराष्ट्र में जो प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र है। तो आप हाथरस की घटना तो भूल ही जाइए। आप उड़ीसा, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु में और अलग अलग जगहों की क्या आप भूल ही जाइए केसेस। हम लोग एट्रोसिटी होता है, सड़कों पे आते हैं, न्याय दो, कोई आपको न्याय नहीं देगा। इंडियन जुडिशरी इज नॉट देयर टू गिव यू जस्टिस, एंड दैट्स व्हाट द इंडियन जुडिशरी हैज प्रूव्ड फॉर लास्ट 70 ईयर्स। पिछले 70 सालों में इंडियन जुडिशरी ने अगर कुछ प्रूव करके दिया है हमको, तो ये दिया है कि ये संस्था आपको न्याय नहीं देगी, चाहे आरक्षण के मामले में हो, चाहे एट्रोसिटी के मामले में हो। अलग अलग राज्य सरकारों ने यह प्रूव करके दिया है। उनका अगर एट्रोसिटी में कन्विक्शन रेट देखोगे, यूपी, राजस्थान, इवन इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तो अलग अलग सरकारों ने हमें यह प्रूव करके दिया है कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो जब जुडिशरी आपके साथ नहीं खड़ी है, जब राजनीतिक पार्टियाँ, सत्तारूढ़ पार्टियाँ आपके साथ नहीं खड़ी है, जब आपका पढ़ा लिखा वर्ग, जो चुना हुए नुमाइंदे आपके हैं, जिनकी हलक से आवाज़ नहीं निकलती पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाद, वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो समाज को पूरा अधिकार है दोबारा वापिस जाना। वी हैव टू गो बैक वंस अगेन टू बाबा साहेब। वी हैव टू गो वंस अगेन बैक टू Baba Saheb and see what Baba Saheb told us. And Baba Saheb told us 3 things. First, to protect yourself, you have all the right to protect yourself, and therefore you need an organization, and therefore he formed Samta Sainik Dal to protect the most marginalized in community. तो हमको एक फिजिकल फोर्स खड़ा करना पड़ेगा जो समाज को सुरक्षा प्रदान करेगा, और उस फिजिकल फोर्स में जो भी व्यक्ति जब शामिल होगा तो इसको ये पता होगा कि ये समाज के लिए, जब इस संगठन में शामिल हो रहा है, ये समाज में मर भी सकता है कभी भी, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, समाज की सुरक्षा करते करते। सड़क पे पुलिस की या किसी की गोली खाने से बेहतर है कि मैं मेरे समाज के सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर जाऊं। किसी अदालत, किसी नेता के सामने भीख मांगते मांगते न्याय की, इससे बेहतर है कि मेरे घर में जो आग लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसका घर जला दूं और मैं मर जाऊं। मेरे लिए वो बेहतर होगा, ना कि वो बेहतर है कि मेरा घर में आग लग जाए, मेरे बस्ती में आग लगे और मैं वहाँ पे सड़कों पे केवल चिल्ला रहा हूँ कि न्याय दो न्याय दो। ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय चाहिए तो एक फोर्स खड़ा करना पड़ेगा कि इनके आँखों में, जो हमारे ऊपर नज़र उठा के देखते हैं, इनके दिमाग में, इनके दिलों में इतनी दहशत चली जाए कि हमारे ऊपर आँख उठाने के पहले भी 10 बार सोचे कि ये समाज के ऊपर हम आँख उठा के कैसे देखें। क्योंकि अगर आँख उठा के देखेंगे तो आँखें निकाल के रख देंगे, और जब तक हम वो फोर्स खड़ा नहीं करेंगे, इस देश की सरकार नहीं कर सकती है।
इस देश की अदालत नहीं कर सकती, इस देश के नेता नहीं कर सकते। एज बाबा साहेब से वी हैव टू बिल्ड वन मोर टाइम, वी हैव टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक समता सरिंगल, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, हम लोग आर्थिक तौर पे हर जगह हार चुके हैं। हमारा एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसके बच्चे आपको पढ़ते हुए लिखते दिखते हैं, इंग्लिश में चार चपाट करते इधर उधर दिखते हैं आपको गली कुचों में, उनको मत देखिए। आपका बड़ा तबका जो है, जो आज एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, और अगर हमें दोबारा से उस तबके को, ना मेरे पास पैसा ना आपके पास पैसा ना समाज में जो पैसे वाले हमारे लोगों को कुछ पैसा देना चाहते हैं, कुछ चुनिंदा लोग पैसा दे पा रहे हैं इसलिए कॉन्फ्रेंस हो पा रही है, उसमें से हमारे एक भाई राज यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे चुनिंदा लोग हैं, अजय सर जैसे लोग बैठे हुए हैं, और तमाम जिन लोगों ने सपोर्ट किया चुनिंदा लोग हैं, जो ये समझते हैं कि नहीं समाज को हमारे पास कुछ है तो हम वापस करना चाहिए, वो चुनिंदा लोग हैं। लेकिन इन चुनिंदा लोगों से मूवमेंट नहीं चलेगा। मूवमेंट अगर दोबारा से इस्टेब्लिश करना है समाज के उस जो पीछे चला गया तबका, जो कस्बों में रह रहा है, झोपड़पट्टियों में रह रहा है, गाँव में मजदूरी कर रहा है, तो हमें दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, वो ब्लॉक कमेटी से लेके, वो विलेज कमेटी से लेके, वो स्लम से लेके हमको कमेटियाँ बनानी पड़ेगी, और वहाँ से एक बड़ा आंदोलन हमको खड़ा करना पड़ेगा। और वो आंदोलन ये होगा कि इस देश में हमारा हिस्सा कहाँ पर है, ये सवाल होगा कि भाई इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी, इस देश का 85% से ज़्यादा तबका है, और भारत सरकार का रेवेन्यू जो GST से आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो आता है, वो सबसे ज़्यादा इस मजदूर तबके से आता है। तो हमको ये ज़मीनी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी कि हमारा हिस्सा कहाँ है। और बाबा साहब एक जगह कहते हैं, बाबा साहब वर्कर को एड्रेस करते हुए ये सलाह देते हैं कि यू सिंपली शुड नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द पेटी इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस। व्हाट बाबा साहब सजेस्ट देम that you need to ask, the working class need to ask that their share in the wealth of this country। ये बाबा साहब के शब्द है। लेकिन हमारा डिस्कोर्स कहाँ पर गया है? एक आइडेंटिटी का डिस्कोर्स बन गया। हाँ, तो हमारा तो कोई आदमी, एक SC रखो, एक OBC रखो, ST रखो, खत्म कहानी। तो बीजेपी ने कहा ठीक है, एक दलित राष्ट्रपति देते हैं, फिर एक आदिवासी देंगे, फिर एक कभी मुसलमान देंगे तुमको, फिर कुछ देंगे। हाँ, राम मंदिर। आज बोलोगे तो RSS बोलेगा, अच्छा तुम बोल रहे हो RSS का हेड कोई दलित नहीं बन सकता, ठीक है बना देते हैं, फिर क्या करोगे? अच्छा सुप्रीम कोर्ट में आपका जज नहीं, चलो एक बना देते हैं जो आपके खिलाफ जजमेंट देगा। अरे बनने वाला भी है, हाँ बनने वाला है। तो वो जो डिस्कोर्स है जो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तैयार किया इतने सालों तक आइडेंटिटी का, कि हमारा बंदा कहाँ है, हमारी बंदी कहाँ है, वो डिस्कोर्स तो वो बहुत आसान डिस्कोर्स है, वो उसी डिस्कोर्स से आपको मारेंगे। लेकिन जब आप ये सवाल पूछोगे कि हमारा हिस्सा कहाँ पर है, तो उनको घबराहट होगी, यार ये तो हिस्सा मांग रहे हैं, ये तो देश की वेल्थ में हिस्सा मांग रहे हैं, और ये कह के मांग रहे हैं कि इस देश का वेल्थ हमारे मजदूरी से तैयार हो रहा है। इस देश का जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है विच इज़ मोर देन 90%, उसका इकोनॉमी हमारे लेबर से तैयार हो रहा है, हम अपना हिस्सा मांग रहे, तो वो लोग सोचेंगे ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो दूसरा मूवमेंट हमको वो खड़ा करना पड़ेगा। और तीसरा मूवमेंट मुझे लगता है कि हमें ये खड़ा करना पड़ेगा कि तीसरा हमें हमारी संस्थानें बनानी पड़ेगी। और अभी आपकी संस्थानें ऐसी नहीं बन सकती है। यानी बाबा साहब की तो इतनी क्रेडिबिलिटी थी कि बाबा साहब ने जब निज़ाम को, हैदराबाद के निज़ाम को जब औरंगाबाद में ज़मीन मांगी, तो निज़ाम ने बाबा साहब को ज़मीन दी, और बाबा साहब ने वहाँ मिलिंद कॉलेज बनाया, बराबर है? हाँ, ज़मीन का पैसा दिया था, ठीक है, बाबा साहब पेड फॉर दैट। बट बाबा साहब को ज़मीन अलग अलग तौर पे मिली, या कुछ लोगों ने बाबा साहब को मदद की, बाबा साहब का क्रेडिबिलिटी इतना था। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा ज़िंदगी समर्पण समाज के लिए कर दिया, तो बाबा साहब का क्रेडिबिलिटी समाज में था। तो बाबा साहब ने ऐसी संस्थाएं निर्माण करने की कोशिश की। आज वो संस्था है, मैं जब मिलिंद कॉलेज में जाता हूँ, आई एम सॉरी बट आई फील वेरी सैड। जो बाबा साहब ने वहाँ बैठ के जिस नागसेन हॉस्टल का डिज़ाइन किया, आज दुख होता है कि वहाँ वो हॉस्टल की दीवारें गिर रही है। जब उस हॉस्टल में आप जाते हो तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट के हिसाब से वो एक स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पर लोग संघ के हिसाब से बैठ सकते हैं चर्चा करने। वहाँ पे आज वो धूल खा रहा है।
वो खंडर बन गया है। दुख होता है इस बात का। तो आज हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो ये कहे, या इसकी उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो समाज के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सके बाबा साहब की तरह। तो हमें करना क्या पड़ेगा? ना हमारे पास रिसोर्सेस है, ना हमारे पास और कुछ बचा है, ना राजनीतिक पावर है। तो हमको समाज में जाते हुए समाज से छोटे छोटे संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी, और वो छोटे छोटे संस्थाएं कस्बों में होगी। वो संस्थाएं क्या हो सकती है? वो संस्थाएं जैसे हमने सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर जो बना है, जैसे प्रशांत ने कहा कि वहाँ पे केवल कोचिंग नहीं होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, लेकिन वहाँ पर हम लोग एक कम्युनिटी का इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं कि कम्युनिटी को ये लगे कि ये जो सभागृह है, यहाँ पे जो सब एक्टिविटी होती है, यहाँ पर मेरा भी 1 रुपया लगा हुआ है। और जब क्योंकि मेरा यहाँ पे 1 रुपया लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब बर्बाद करने की बात आएगी, कोई इसको बर्बाद करना चाहेगा, तो मैं ढाल बन के यहाँ पे खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी। तो समाज में इस तरह के, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, झोपड़पट्टियों में जाके, गाँवों में जाके। और ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन अपने आप नहीं चलेंगे, एक डिसिप्लिन कैडर फोर्स से चलेंगे। एक हर कस्बे में चुनिंदा उस लोगों से चलेंगे जो झोला उठा के चलने के लिए तैयार है, जो ये कहेंगे कि आज सुबह जाके मुझे वो संस्था का दरवाज़ा खोलना है, बच्चे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, या आज बस्ती में एट्रोसिटी हुई है, गांव में एट्रोसिटी हुई है, तो उसका अपना एक नेटवर्क है, वो अपने बड़े डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लोगों को बोल रहा है कि यहाँ पर एट्रोसिटी हुई है, हमको इसी दिन इसका कुछ करना है। जब तक ये ऑर्गेनाइज फोर्स खड़ा नहीं होगा तो हम लोग कहीं नहीं है। हम लोग केवल इंस्टाग्राम पे है, हम लोग केवल ट्विटर पे है, और हमारे कुछ नेता रहेंगे जो जिसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, और जो आपको दिखेंगे आपके फ़ोन पे, आपके इस पे, दैट इज़ इट। और एक नई जो हम चीप लेबर जो मैं कह रहा हूँ, हम इस देश के धन्ना सेठों के लिए, अभी तो हम कुछ पढ़े लिखे लोग हैं ना, 10 साल के बाद अगर यही स्थिति रही तो ये इतना पढ़ा लिखा वर्ग आपको नहीं दिखने वाला है, नहीं दिखने वाला है। कि कैसे दिखेगा? क्योंकि जब सरकारी संस्थाएं बंद हो रही है तो है हमारी औकात। ये यहाँ पे पुणे में सिम्बोसिस कॉलेज है, एक लॉ की फीस कितनी है वहाँ की? आप पता करो, 3 लाख। मेरी माँ आज भी अगर उसको बोलूँ ना 50,000, तो बोलती मैंने आज भी 50,000 रुपये एक साथ नहीं देखे, एक साथ। उस जनरेशन से हम लोग पढ़े लिखे आ गए। हमारा बड़ा तबका जो है, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए तड़प रहा है, वो 3 लाख देगा। सरकारी यूनिवर्सिटी जो है तुम्हारी, उसको ख़त्म कर दो, और यहाँ पे बामन बनियाओं का सिम्बोसिस कॉलेज है या और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उसको बढ़ावा दो, और जो सरकारी इसमें आपका बच्चा पढ़ सकता है उसको बर्बाद कर दो। तो आप कहाँ पढ़ पा, आपके हमारे आने वाली जनरेशन, आप थोड़ा सोच के देखिए, आपकी आने वाली जनरेशन कहाँ पढ़ने वाली है। मैं जेएनयू में पढ़ा पाया, उस तरह की संस्थाएं अब तो खत्म हो रही। उस तरह की संस्थाएं, आज शिक्षा का बजट खत्म हो रहा है तो वहाँ पे भी खत्म हो रही है, उसकी सीटें कम हो रही है। जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जहाँ पे मेरी स्कूली शिक्षा हुई, आज वो स्कूल खत्म हो गई है। आज मैं वहाँ के जो पहले शिक्षक थे उनको पूछता क्यों खत्म होगी, तो सरकार अनुदान नहीं दे रही है। सरकार अगर पैसा नहीं दे रही तो हम कहाँ से स्कूल चलाएं? सरकारी स्कूल खत्म, और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और हम सत्ता में है ही नहीं, तो अपनी स्कूलें तो बनेगी नहीं सरकारी। तो हमको खुद की संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी, और एक खुद की संस्थाएं सावित्रीबाई फुले जैसे आएगी, जाहिबाई चौधरी के आइडिया से आएगी। कैसे? ये झोपड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जाहिबाई चौधरी उस झोपड़े को लेपती थी मट्टी से, और उस झोपड़े में उस अछूत बच्चों को पढ़ाती थी, और अछूत बच्चे खुद नहीं आते थे, घरों में जाती थी और बोलती थी कि भाई ये तुम्हारे बच्चे को भेजो, या मैं लेके जाती हूँ। सावित्रीबाई फुले घर घरों में जाके मांग मातंग महारों के बच्चों को स्कूल में लेके आके पढ़ाई। ये अगर हम काम नहीं कर सकते हैं तो बिलीव मी, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टॉकिंग अबाउट मूवमेंट। अगर हम ये काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप भूल जाइए मूवमेंट का नाम। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सबको
इस मूवमेंट के लिए जो लोग चाहते हैं, अगर जो कमिटेड नहीं है वो इस कॉन्फ्रेंस के बाद में अपने घर भी चले जाएंगे। आप जो कर रहे थे वही कीजिए। जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए तो आप अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार अगर हो तो ये मूवमेंट बढ़ेगा, नहीं तो फिर मूवमेंट का सपना देखना हमें बंद कर देना चाहिए। हमें जो हम कर रहे हैं वही करना चाहिए। फिर जो नाच गाना है या 14 अप्रैल का जश्न है, ये जश्न है वो जश्न है, किसी नेता के पीछे घूमने की बात है, किसी नेता को के लिए नारे लगाने, ये हम जो करते आ रहे वही हम करें। मूवमेंट करनी है तो अपना पसीना बहाना पड़ेगा, अपने जेब के पैसे भी देने पड़ेंगे और वक्त आने पे अपना खून भी बहाना पड़ेगा। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। और हम लोग लंच के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत समय लिया, टाइम हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सारे आयस्का के जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये पूरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत की, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से लेकर ब्लॉक कमेटी, स्टेट कमेटी, जितने भी हमारे लोग हैं और जितने भी हमारे समर्थक हैं, सिंपैथाइज़र है, जिन्होंने भी छोटी मोटी लेके 2 रुपये से लेके 10 रुपया 1 लाख तक जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है और जिन्होंने अपने रिसोर्सेज से कंट्रीब्यूट किया है, मैं एज आयस्का प्रेसिडेंट आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस उम्मीद के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।